Hello everyone, welcome and welcome back. So before getting to this video, I want to tell you something. I had posted a one video, how I cleared my CA Intermediate Group 1 with just self-study. Literally the bunch of appreciation, the response I got, it literally amazing. It was amazing. So thanks to all of you who liked the video, who watched the video, and yes, thank you so much. So in this particular video, I am going to talk about that how I achieved or scored 67 marks in my accounts. Those who are new, let me introduce myself. My name is Diksha Mishra. I am a CA Intermediate student and I have cleared my CA Intermediate Group 1 in recently December 21 with self study. So यहाँ पे मैंने कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज, कुछ अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ, जैसे कि जो लोग चाहते हैं कि यस वो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए कि यस इफ आई कैन देन यू कैन डू इट टू. ओके, अब स्टार्ट करते हैं. तो अकाउंट्स का ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं. आई नो यू ऑल अवेयर बट स्टिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो बनता है. अकाउंट्स में 14 मार्क्स का कवरेज 14 चैप्टर्स होते हैं. हाँ, और 14 चैप्टर में जो अकाउंट्स का पेपर होता है वो टोटली 100 मार्क्स का होता है. और 100 मार्क्स में भी ना 25 और 75 का बाइफिकेशन होता है. 25 मार्क्स की मैक्सिमम ना एएस आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. और 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन आता है जो कि रेस्ट ऑफ द चैप्टर से पूछा जाता है. सो चैप्टर्स, कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स कंसीडर करता है, कितना मार्क्स का वेटेज है, ये चीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली डाल दूंगी. तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे पता चल जाएगा. और इस वीडियो में ये बताऊंगी कि मैंने कैसे स्टडी किया था. तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ ना, तो मैंने ना अकाउंट्स की 2 कॉपी बनाई थी. ठीक है, तो पहली कॉपी में क्या होता था, जैसे कि जब मैं पढ़ने बैठी थी तो उस टाइम पे ना अनअकैडमी के साइड से एक सीरीज चालू हुई थी अकाउंट्स की. ठीक है, क्योंकि होता है कि ना जब आप किसी से ओवरव्यू आपको मिल जाता है एक बार किसी चैप्टर का, किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, तो आपको उस चैप्टर को समझने में काफी हेल्प हो जाती है. अपने आप उस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है एज कम्पेयर टू अदर. सो उस टाइम में ना सीरीज चल रही थी तो मैंने वो सीरीज ज्वाइन की. उन्होंने फुल कवरेज किया हुआ था बट एज अ फास्ट ट्रैक के टाइप में, जब फुल कवरेज नहीं थी चैप्टर की, लेकिन फिर भी फास्ट ट्रैक मोड था तो समझ में तो आ ही रहा था. मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट वो आपके क्लियर हो रहे थे मेरे, तो मैंने उसको ज्वाइन किया. तो जो मेरी फर्स्ट कॉपी थी ना, वो जैसे जैसे बताते थे मैं वैसे वैसे नोट डाउन करती थी और अपनी लैंग्वेज में. प्लीज मेक श्योर अंग्रेज बनने के चक्कर में ना ऐसी लैंग्वेज मत लिख बैठना कि जब रिविजन करने के टाइम पे आओ तो खुद ही कंफ्यूज जाओ कि मैंने लिखा क्या है यहाँ पे. इट इज टोटली अप टू यू कि वेदर यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी और इंग्लिश और बोथ इंग्लिश, बट प्लीज ट्राई टू राइट ऑन योर ओन वर्ड्स ना, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें दूसरा जो बोल रहा है वो नहीं पल्ले पड़ता है. तो अपनी लैंग्वेज में लिखो जिससे आपको रिवीजन के टाइम पे हेल्प हो. तो जैसे जैसे टीचर बोलते थे मैं उसको लिखती थी. जहां पे मुझे थोड़ी सी एम्बिग्यूटीज होती है ना, वो क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या समझ रही हूँ, तो मैं अपना समझा हुआ वहां पे नोट डाउन करती थी. और ट्रस्ट में ये चीजें अभी बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब रिविजन करने आते हो ना तो आपका काफी सारा टाइम सेव होता है. हाँ, मेरा भी हुआ था. तो पहली कॉपी में ना तो पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 जितना भी दिया हुआ है, प्रैक्टिस वाले, प्रैक्टिकल वाले, सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े थे. हाँ, सारे क्वेश्चन जितने भी दे रखे थे मॉड्यूल में उसको पूरा कवर किया. ठीक है, फिर क्या होता है जब फर्स्ट टाइम आप करने बैठते हो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो पहले टाइम पे आपका फोकस रहता है सिलेबस को कवर करने में. ट्रस्ट में होता है ऐसा कि अगर उसके तुरंत बाद आपसे कोई पूछे ना कि ये वाले चैप्टर का कुछ सम बता दो, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम में यू जस्ट फोकस्ड ऑन योर सिलेबस कि कब कंप्लीट होगा, कब रिवाइज करूंगा, तो नहीं उतना फोकस हो पाता है. जब आप सेकेंड टाइम रिवाइज करो, फर्स्ट टाइम में ऐसी बातें नहीं करनी. सेकेंड टाइम में आपको क्या करना है, जब आप अपना रिविजन करने बैठो, तो जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 उठाया, ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, वो है रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर है. तो उस चैप्टर में आपको जो जो की पॉइंट्स मिले, जैसे की पॉइंट्स होता है ना कहीं कहीं पे जब प्रीफरेंस शेयर में जब रिडम्पशन होता है तो उस टाइम पे कभी कभी उसके अगेंस्ट में इशू कर दिए जाते हैं शेयर. तो उस शेयर का अमाउंट निकालने के लिए, बहुत छोटा सा कंफ्यूजन है लेकिन ये मेरे को होता था, अमाउंट निकालने के लिए जब शेयर्स निकालते हैं तो फेस वैल्यू लेते हैं या फिर प्रीमियम के को इंक्लूड करके लेते हैं, है ना. ये छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जस्ट एन एग्जांपल. अगर आपको नहीं होता तो ब्रिलियंट. तो क्या करना, ये आपको कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को उठा करके आप अपनी दूसरी कॉपी में नोट डाउन करते जाओ. उस कॉपी में सिर्फ आपका थ्योरेटिकल रहेगा, उसमें क्वेश्चन मत सॉल्व कर लेना. बस सेकंड चैप्टर रिवाइज करने बैठे, उस चैप्टर में जो जो डाउट्स आए ना छोटे मोटे, वो सारे उठा करके उस सेकंड कॉपी में डाल लो. 1 2 3, बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं जाएगी वो कॉपी, बस छोटी सी रहेगी क्योंकि उसमें आपके सारे डाउट्स रहेंगे.
जब आप करोगे एग्जाम टाइम पे, जब आप बैठोगे ना, तो आपके ये छोटे छोटे डाउट्स है ना, आपको बस वो अपनी उठानी पड़ेगी, एक महागाथा, उसको रिवाइज करना, सारा हो जाना है, ट्रस्ट मी। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था मेरे साथ, मैंने सारा कुछ लिख करके रखा हुआ था। जब एग्जाम टाइम पे डाउट ऐसे फंसे ना एक दो, तो बस अपनी कॉपी उठाई, सब सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, तो ये 2 काम तो मैंने किए। और एक तीसरा काम ये था ना, रेफरेंस जरूर देना। रेफरेंस कैसे देना, जैसे कि आई थिंक मैंने इसके बारे में अपनी बुक में बताया, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। इसमें क्या करना है आपको, आपने चैप्टर 1 सॉल्व किया, तो जिस भी कॉपी में सॉल्व किया ना, बस एक दूसरे के पेज नंबर ना आपको राइट डाउन करने हैं। बुक का कॉपी में, कॉपी का बुक में, कि जब आप बैठो रिवाइज करो तो भटको नहीं, क्योंकि आप खुद जानते हो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में काफी सारी कॉपीज लग जाती हैं, एक बार बार रिवाइज करना होता है, हैंड प्रैक्टिस चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी होती है, बार बार करते रहते हैं। तो कभी कभी होते हैं कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं, अरे अब ये वाला कहाँ किया था, इसका एक्चुअल पार्ट कहाँ पे है, तो वो एक्चुअल पार्ट आपको इजीली मिल जाए ना, तो प्लीज इसके लिए रेफरेंस जरूर देना। ठीक है, तो और सच में, और इसके अलावा मैंने थोड़ा बहुत बस आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बस एक ही रामबाण होता है, हैंड प्रैक्टिस, आंखों से नहीं हाथों से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा शार्प आप होते जाओगे। पीवाईक्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि पैटर्न पता चलता है, कौन सा पैटर्न आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बस थोड़ी बहुत चीजें समअप करके मिलाइए, अपना 100% दीजिए, डेफिनेटली यू विल स्कोर 70+। हाँ, मेरा 67 रह गया, बट आपका 70+ जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर द डे, एंड थैंक यू सो मच. Do like? Till then, take care. Bye bye.